पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। तो संविधान सभा का सुझाव जो प्रस्तावित किया था सबसे पहले किया था एम.एन. रॉय ने। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय और ने सबसे पहले 1935 में, और इसको 1939 में जवाहरलाल नेहरू ने मूर्त रूप दिया था। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था और इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी मई 1946 को इसने अपनी रिपोर्ट पेश की, और इस रिपोर्ट में इसने संविधान सभा के लिए 389 सदस्य निर्धारित किए थे। 389, जिसमें से 15 महिलाएं थीं। 15 महिलाएं, और सबसे ज़्यादा जो थी 5 थी उत्तर प्रदेश से, सबसे ज़्यादा 5 यूपी से थी। इसके अलावा इनका जो चुनाव होना था, ये इम्पोर्टेंट बात है, इनका जो चुनाव होना था वो अप्रत्यक्ष रूप से होना था। अप्रत्यक्ष रूप से होना था, और कहाँ से होना था? ये प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा। ये इम्पोर्टेंट बात है इसकी। अगला सवाल देखेंगे हम। अगला सवाल हो जाएगा, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो पहली बैठक की जो अध्यक्षता की थी तो वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, और ये अस्थायी अध्यक्ष बने थे। और ये बैठक हुई थी 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर 1946 को ये बैठक हुई थी। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हो चुका था, और 9 दिसंबर 1946 को जब बैठक हुई थी तो इस बैठक को जो संबोधित किया था, तो वो प्रथम व्यक्ति जो थे जिन्होंने संबोधित किया था, तो वो थे जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस बैठक को संबोधित किया था। पहली बैठक हुई थी ये 9 दिसंबर 1946 को, जे.बी. कृपलानी ने इसको संबोधित किया था। इसमें 211 सदस्य उपस्थित रह पाए थे, क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसे बहिष्कार करने का निर्णय लिया था इस बैठक का। इसके बहिष्कार के कारण फिर इसकी दूसरी बैठक होती है। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनको स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। और इसी बैठक में जो सेकंड बैठक हुई थी, इस बैठक में बी.एन. राव थे। बी.एन. राव, बेनीगल नरसिंह राव इनका पूरा नाम है। इनको संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था इनको, बी.एन. राव को। अगला सवाल हम देखेंगे। अगला सवाल हो जाएगा, लोक लेखा समिति के सदस्यों को कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होते हैं या सदस्य होते हैं, उनका जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर 1 से ही हो जाएगा। 1 वर्ष का कार्यकाल होता है। इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में, जिसमें से 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। और इसके अलावा इसमें कोई भी मंत्री जो होता है, कैबिनेट मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता है, ये याद रखना। कैबिनेट मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता। ये इम्पोर्टेंट बात है इस समिति की। और लोक लेखा समिति जो होती है वो सरकार के वित्तीय खातों का और जो खर्चे होते हैं उनकी जांच करती है। ये लोक लेखा समिति होती है। इसके अतिरिक्त एक प्राक्कलन समिति होती है। प्राक्कलन समिति, तो इसमें जो सदस्य होते हैं वो 30 सदस्य होते हैं। 30 के 30 लोकसभा से होते हैं इसके सदस्य। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल में है कि 1946 में संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो ये चीज़ बताई थी बी.एन. राव, बेनीगल नरसिंह राव को ये संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया था 1946 में दूसरी बैठक में। के. मुंशी और गोपाल स्वामी अयंगर और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, और ये गोपाल स्वामी अयंगर और के. मुंशी प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे। इसमें उन 7 में से 2 ये थे, गोपाल स्वामी अयंगर और के. मुंशी। के. मुंशी कार्य संचालन समिति थी, कार्य संचालन समिति, इसके भी ये अध्यक्ष थे, कार्य संचालन समिति के। और एक संचालन समिति, केवल संचालन समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, याद रखने वाली बातें हैं। अगला सवाल हम देखेंगे। अगला सवाल हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है? तो केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रावधान है तो वह भाग 8 के अंदर दिया हुआ है। 8 के अंदर दिया है केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान। और भाग 7 में ये
भाग 7 में इसको निरस्त कर दिया गया है और निरस्त किया गया है। इसमें 7वां संशोधन था, 7वां संशोधन 1956 में हुआ था, इसके द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया है। और भाग 9 है, भाग 9 में पंचायतें हैं, भाग 9 पंचायत है, इसमें पंचायतें। और भाग 9 भी है ये। 9 बी में क्या है, तो 9 बी में है सहकारी समितियाँ। सहकारी समितियाँ जो हैं ये भाग 9 बी में है। और 9 ए भाग ए, 9 ए या 9 बी, एक ये 9 बी है, एक 9 है। तो इन 9 ए में है नगर पालिकाएँ, नगर पालिकाएँ हैं ये। तो ये इम्पोर्टेंट बातें हैं याद रखने की। अगला सवाल देखेंगे हम। अगला सवाल है, हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में कब मिलाया गया था? तो ये बताना है कब मिलाया गया था। तो ये मिलाया गया था 1948 को, 1948 को मिलाया गया था भारतीय संघ में। और उस समय हैदराबाद का जो निज़ाम था वो 7वां निज़ाम था, 7वां व अंतिम निज़ाम था। तो उसका नाम बताना है, तो उसका नाम था मीर उस्मान अली, मीर उस्मान अली खां। ये हैदराबाद का निज़ाम था। और ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, ऑपरेशन पोलो, जिसके द्वारा हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था। इसके अतिरिक्त जूनागढ़ रियासत थी, जूनागढ़ को मिलाया गया था जनमत संग्रह के द्वारा, जनमत संग्रह कराया गया था, अधिकांश जनसंख्या हिंदू थी। और कश्मीर में जो है, कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारत में मिलाया गया था, कश्मीर को। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल हो जाएगा, भारतीय संविधान का 15वां भाग पार्ट ये है 15 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 15वां भाग हो जाएगा अधिकृत जो अधिकृत भाषाएं हैं, तो अधिकृत भाषाएं हैं भाग 17 के अंदर। 17वां भाग है अधिकृत भाषाएं। 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक है ये, अनुच्छेद 343 से 351 तक। संविधान संशोधन 20वें भाग में है, 20वां भाग है। और आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल हो जाएगा 368वां। और आपातकालीन प्रावधान ये भाग 18 के अंदर दिए हुए हैं, आपातकालीन प्रावधान आर्टिकल दिए हुए हैं 352 से लेकर 360 तक। और निर्वाचन जो है ये भाग 15 के अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। और ये इसमें आर्टिकल दिए हुए हैं 324 से लेकर 329 तक, 29 का ए। तो ये देखना है। अगला सवाल हम देखेंगे। अगला सवाल है, किसी देश के राज्यतंत्र को उसके अनुसार डिजाइन किया जाता है और राज्यतंत्र में कोई बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा संविधान के अनुसार डिजाइन किया जाता है किसी देश के राज्यतंत्र को। अगला सवाल है, 9वां सवाल हो जाएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये होम मिनिस्टर थे। और साथ में ये वाइस पीएम भी थे, यानी कि प्रधानमंत्री भी थे। और बलदेव सिंह थे, ये रक्षा मंत्री। और अब्दुल कलाम आज़ाद ये शिक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत की ये मंत्रिमंडल था, उसके ये मंत्री थे। और इसके अलावा 2-3 और हैं, जैसे एक थे संचार मंत्री कौन हो जाएंगे? तो संचार मंत्री थे ये रफ़ी अहमद किदवई। और इसके अलावा एक उद्योग व आपूर्ति मंत्री तो ये थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और इसके अलावा एक और थे सी राजगोपालाचारी जो थे ये, तो ये बने थे सूचना एवं प्रसारण मंत्री। तो ये याद रखने वाली इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे, यानी संविधान सभा के 21 समिति के अध्यक्ष थे, इसमें सवाल में बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रीय संबंधित सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे इन समितियों के। इसके अलावा कार्य सूची समिति, इसके अध्यक्ष हो जाएंगे जीवी मावलंकर। तो ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा कार्य सूची समिति के। और प्रकार्य
त्रिकार्य समिति जो थी ये प्रारूप समिति को कह रहे हैं। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे तो बने थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 7 इसमें सदस्य थे। 29 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना की गई थी। और राष्ट्रीय ध्येय से संबंधित तदर्थ समिति तो इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा 2 समिति और थी। एक थी आवास समिति और एक सदन समिति। इसके जो अध्यक्ष बने थे, इसके जो समिति के अध्यक्ष थे तो वो थे पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया, ये इनके अध्यक्ष थे। अगला सवाल देखेंगे। तो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य थे? तो मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से जो थे वो अम्मू स्वामीनाथन। और इसी के क्रम में कमला चौधरी जो थी ये बॉम्बे से थी। ये दोनों याद रखने, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगला हो जाएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ के संविधान से लिए गए हैं? प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द, ये सवाल पूछा है। तो ये लिए गए हैं यूएसए के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। और जो इसकी भाषा ली गई है, प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रस्तावना की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ली गई प्रस्तावना की भाषा। सोवियत संघ से क्या लिया गया है? सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य लिए गए हैं, सोवियत संघ से। और फ्रांस से गणतंत्रात्मक ये व्यवस्था ली गई है, फ्रांस के संविधान से। और आयरलैंड के डीपीएसपी लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 को। ये भाग 3 है, इसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और इसी को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 2 में नागरिकता और इसमें जो आर्टिकल दिए हुए हैं वो 5 से लेकर 11 तक है। और भाग ये 6 हो जाएगा। भाग 6 में राज्यों से संबंधित प्रावधान है। भाग 5 में 5वां भाग जो है इसमें संघ से संबंधित प्रावधान है। और ये भाग 4 है। भाग 4 में दिया हुआ है डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला सवाल देखेंगे। तो अगला सवाल है, सरकार द्वारा अधिनियमित प्रत्येक कानून के अनुरूप होना चाहिए। तो सरकार द्वारा अधिनियमित प्रत्येक कानून किसके अनुरूप होना चाहिए? तो संविधान के अनुरूप होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? तो कल्याणकारी राज्य का जो विचार हो जाएगा तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। इनको डीपीएसपी भी कह सकते हैं, डीपीएसपी। और ये भाग 4 में दिए हुए हैं और आर्टिकल हैं 36 से 51 तक। और मौलिक कर्तव्य जो हैं ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे। भाग 4 के में रखे गए हैं ये। और आर्टिकल 51 के है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और मूल अधिकार ये भाग 3 के अंतर्गत हैं, भाग 3 के अंदर। और 12 से 35 तक इसमें आर्टिकल हैं। और प्रस्तावना ये संविधान का ये अभिन्न अंग है। और ये किस में कहा गया था? ये कहा गया था केशवानंद भारती के बाद में। कहा गया था 1973 में। और 1960 में ये बेरोबारी का मामला था। इसमें प्रस्तावना को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये संविधान का अंग नहीं है, तो इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। और केशवानंद भारती मामले में ये संविधान का अभिन्न अंग बताया था और संशोधन किया जा सकता है। जब संविधान का अभिन्न अंग है तो संशोधन किया जा सकता है। और संशोधन भी कैसा, जो उसके मूल ढांचे को प्रभावित ना करता हो। अगला सवाल है, भारत के संविधान के भाग में देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान है। तो किस में हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 है, ऊपर नीचे हो गया, 13 में है। ये भाग 13 में ये बात की गई है, भाग 13 में। और भाग 20 में क्या है? भाग 20 में है ये संविधान संशोधन है। संविधान संशोधन ये भाग 20 के अंतर्गत है। और आर्टिकल 368 इसमें
दिया हुआ है। भाग 10 में क्या है, इसमें भाग 10 में दिया हुआ है ये अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र हैं इसमें। और इसमें जो आर्टिकल दिए हैं 244 और 244 के, ये इसमें 2 आर्टिकल दिए हैं। और भाग 13 में ये क्या है, भारत के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। और इसमें जो आर्टिकल दिए हुए हैं 301 से लेकर 307 तक दिए हुए हैं। और 14 भाग है राज्य व संघ के अधीन सेवाएं, जो सर्विसेज होती हैं, सेवाएं, यानी कि लोक सेवा आयोग। तो ये किसमें दिया हुआ है, 14 भाग में दिया हुआ है। इसमें जो आर्टिकल है वो 308 से लेकर के 323 तक इसमें आर्टिकल है। और जो भाग 15 है इसमें इलेक्शन है यानी कि निर्वाचन। और ये भाग 15 के अंतर्गत है। इसमें जो आर्टिकल है 324 से लेकर 329 के तक ये आर्टिकल हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम ये किस वर्ष पारित किया गया था। तो किस वर्ष पारित किया गया था ये, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1929 में ये पारित किया गया था। और इसको शारदा एक्ट भी कहा जाता है। शारदा एक्ट, ये भी आ सकता है कि शारदा एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम ही है। और इसमें जो शादी की उम्र तय की गई थी लड़के और लड़कियों की, ये बॉय हैं और ये गर्ल हैं। इसमें लड़के के लिए ये 18 साल और लड़की के लिए 14 ईयर की जो शादी की उम्र थी वो निर्धारित की गई थी। इसको निरस्त कर दिया था, किसने निरस्त किया था, 2006 में आए हुए बाल विवाह निषेध अधिनियम ने इसको निरस्त कर दिया था। ये 2006 में आया था। और इसमें जो लड़के और लड़की की उम्र निर्धारित की गई थी, तो लड़की की ये की गई थी 18 और लड़की इधर हो जाएगा, लड़की की हो जाएगी, लड़के की 21 और लड़की की 18 साल की उम्र इसमें निर्धारित की गई थी। अगला सवाल है, उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में फैसला सुनाया था कि प्रस्तावना संविधान का एक घटक है। तो ये कब आया था, 1973 में आया था। और ये केशवानंद भारती मामला था वर्सेस केरल राज्य के। और एक 1960 में था, अभी बताया 1960 में था। ये 1960 का बेरुबारी यूनियन मामला था ये। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का घटक नहीं है। और इसमें इस फैसले को पलट दिया था 1973 में केशवानंद भारती के मामले में। इसमें संविधान का एक घटक बताया था और कहा था कि संविधान में इस प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते कि उसके मूल ढांचे में संशोधन ना हो। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। तो किसी व्यक्ति की गरिमा को कौन सुनिश्चित करता है, बंधुता। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, बंधुता। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली की विशेषता किस संविधान से ली गई है। तो द्विसदनीय प्रणाली कहाँ पर है, ब्रिटेन के अंदर है। और ब्रिटेन से ही द्विसदनीय प्रणाली ली गई है। साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन, इसको हम अमेंडमेंट लिखेंगे, अमेंडमेंट। और जर्मनी से जब आपातकाल लगता है, तो आपातकाल के अंतर्गत जब मूल अधिकारों का जो निलंबन हो जाता है, मूल अधिकारों का जो निलंबन हो जाता है, वो इस संविधान से किया गया। इसके अतिरिक्त अगर ये आ जाए कि आपातकाल की व्यवस्था कहाँ से ली गई है, आपातकाल की, तो आपातकाल की व्यवस्था जो ली गई है ये 1935 के अधिनियम से ली गई है। फ्रांस के संविधान से ये गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली गई है, फ्रांस के संविधान से। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रारूपण समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप प्रकाशित किया था। तो प्रारूपण समिति प्रारूप समिति को ही बोला जा रहा है। तो प्रारूप समिति के जो गठन हुआ था तो वो अगस्त 1947 को हुआ था। और तारीख थी 29 अगस्त 1947। इसमें 7 सदस्य थे जिसका गठन हुआ था, 7 सदस्य थे। भीमराव अम्बेडकर इसमें इसके अध्यक्ष बने थे, भीमराव अम्बेडकर ये अध्यक्ष थे, BR अम्बेडकर। और ये फरवरी 1948 में अपना पहला प्रारूप इसने पेश किया था। 31 अक्टूबर 1947 को इसका पुनर्गठन किया गया था संविधान सभा का। और 31 दिसंबर 1947 तक इसकी सदस्य संख्या जो रह गई थी, तो वो 299 रह गई थी सदस्य संख्या इसकी संविधान सभा की। और इसका प्रारूप पर जो चला था, जब प्रारूप पर वाचन चला था, तो वो 114 दिन तक इस पर वाचन हुआ था। 3 वाचन हुए थे, जो 114 दिन तक इसमें विचार विमर्श हुआ था प्रारूप समिति पर। और इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी 3 वाचन के बाद। 3 वाचन चले थे, पहला वाचन था इसमें, सेकंड वाचन और तीसरा वाचन, ये पूछ लिए जाते हैं।
तो ये कब कब हुए थे? तो पहला वाचन हुआ था 4 नवंबर से लेकर 7 नवंबर 1900 ये 1948 तक चला था ये पहला वाचन। जो दूसरा वाचन था तो ये चला था 15 मन 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक 17 अक्टूबर 1949 तक चला था ये दूसरा ये वचन था। और तीसरा वचन जो था वो चला था 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। ये तीसरा वचन 1949 हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी 1949 तक चला था। तो ये हो जाएगा 3 वचन चले थे इसमें। 114 दिन तक इसमें विचार विमर्श हुआ था। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल हो जाएगा, भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया है? तो राजनीतिक भाग लिया गया है, ये हो जाएगा ब्रिटिश के संविधान से। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा राजनीतिक। और संरचनात्मक भाग है तो वो लिया गया है 1935 के अधिनियम से। 1935 के अधिनियम से लिया गया है। अगला सवाल देखेंगे 23 नंबर। मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है किस देश से ली गई है? तो यूके के संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा यूके का संविधान। और मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ होता है कि भारत में ये किसी भी देश में अगर कोई आपातकाल पड़ता है या संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाती है, कोई संकट आता है, विपरीत संकट आता है, तो सेना उस देश के संविधान उसके शासन को अपने हाथ में ले लेती है। इसी को मार्शल लॉ कहा जाता है और यूके के संविधान से लिया गया है ये। लेकिन अब जो है इसमें भारत में जो है इसका स्पष्ट उल्लेख तो है नहीं मार्शल लॉ का, लेकिन इस ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए 352 जैसे आर्टिकल को अपनाता है भारत। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है? तो ये भाग 1 में है, संघ उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 में इसकी बात की गई है। और आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक इसमें आर्टिकल हैं। भाग 2 में नागरिकता है, नागरिकता। इसमें जो आर्टिकल हैं वो 5 से लेकर 11 तक हैं। भाग 3 में मूल अधिकार है। ये बस सब चीज़ बताई दी गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषता कौन सी नहीं है? तो क्या संसदीय प्रणाली? तो संसदीय प्रणाली तो ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और कठोरता व लचीलापन, तो कठोरता जो है ये यूएसए के संविधान से है और लचीलापन ये ब्रिटेन के संविधान से है। और इन दोनों का मिश्रण जो है वो भारत का है। भारत का जो संविधान है वो कठोर और लचीलापन इन दोनों का मिश्रण है। सबसे लंबा लिखित संविधान भी है भारत का। और एक स्रोत से लिया गया तो ये गलत हो जाएगा, एक स्रोत से नहीं लिया गया ये गलत हो जाएगा, हालांकि कई स्रोतों से लिया गया है। अगला सवाल है, धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की एक विशेषता है जिसका अर्थ है? तो धर्मनिरपेक्षता का जो अर्थ है तो हो जाएगा राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता है, बाकी सब ये गलत है। अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे तो अगला सवाल हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना भारत को किस रूप में वर्णित करती है? तो संविधान की जो प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात की गई है, बाकी इनकी बात ये नहीं की गई है प्रस्तावना के अंदर। ऑप्शन नंबर ये 4 से हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 28वां सवाल है हमारा। 28वां सवाल है, भारतीय संविधान में की स्थापना की है? तो भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। स्वतंत्र ये न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। और इसमें जो आर्टिकल हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल बता रहा हूँ। जैसे आर्टिकल 124 है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की गठन की बात की गई है। आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट के बारे में है। और एक आर्टिकल है 235, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 235वां। इसमें जो है ये अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं इन पर नियंत्रण होगा। किसका नियंत्रण होगा? तो हाई कोर्ट का नियंत्रण होता है अधीनस्थ न्यायालय पर। एक आर्टिकल है 50। आर्टिकल 50 में क्या बात की गई है? आर्टिकल 50 में न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण है। न्यायपालिका और कार्यपालिका का ये आर्टिकल 50 में बात की गई है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की गणतंत्रात्मक विशेषता किस संविधान से ली गई है? किस देश के? तो फ्रांस के संविधान से ली गई है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है डीपीएसपी। ब्रिटिश संविधान से तो काफ़ी चीज़ें ली गई हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा ली गई है। और
आगे देखेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस संविधान ने भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित किया? तो कानून बनाने की प्रक्रिया तो ये हो जाएगा ब्रिटेन के संविधान से। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ब्रिटेन के संविधान से। इसमें 2 चीज़ें होती हैं जिसमें बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। तो होती है भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया, तो ये तो हो गई ब्रिटिश संविधान से। और एक होता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया या कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये भी होती है। तो ये क्या होता है? तो ये पहली बात तो ये लिया गया है जापान के संविधान से, तो ये जापान के संविधान से लिया गया है। इन दोनों में अंतर क्या है? तो भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया क्या होती है? पहले बिल आता है, फिर वो एक सदन में, फिर दूसरे सदन में, फिर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है, कानून बनता है। तो ये तो हो गई कानून बनाने की प्रक्रिया। लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो होती है, तो भारत का जो कानून है वो विधि के द्वारा ही चलेगा और उसका पालन करना अनिवार्य होगा। ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होती है और जापान के संविधान से ली गई है। इन दोनों में डिफरेंस है। अगला सवाल देखेंगे हम। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो संवैधानिक निकाय कौन सा नहीं है? पहली बात, भारतीय निर्वाचन आयोग, ये भाग 15 के अंतर्गत है, मैंने बताया था। और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग जो है ये इस समय 338 बी में रखा गया है। 338 बी में 102वां संशोधन हुआ था 2018 के अंतर्गत। ठीक है, इससे पहले क्या था? इसकी स्थापना की गई थी 1993 में इसकी स्थापना की गई थी राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की। 102वां संशोधन और 2018 में हुआ था और आर्टिकल 338 बी जोड़कर इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। एक संशोधन था 89वां संशोधन था, यह हुआ था 2003 में। 89वां संशोधन 2003 में हुआ था। इसमें क्या था? इसमें एक SC आयोग और ST आयोग, पहले ये दोनों आयोग जो थे एक ही आर्टिकल में थे। इस संशोधन के द्वारा SC आयोग को 338 में और ST आयोग को जो है वो हटा करके, ये 338 में थे दोनों, ST आयोग को हटा करके 338 ए में कर दिया गया था ST आयोग को। और बी में 338 बी में ये राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को कर दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक क्या, ये जो हैं 100 इनकी जो बात की गई है संविधान के अंतर्गत, तो 148 से लेकर 151 तक इनकी बात है। और भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। अगला सवाल है 32वां सवाल। 32वां सवाल है हमारे पास, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो मूलभूत अधिकार ये लिए गए हैं अमेरिकी संविधान से, मूलभूत अधिकार लिए गए हैं। और सोवियत संघ से ये मौलिक कर्तव्य, यूके के संविधान से काफ़ी चीज़ें हैं यूके के संविधान से, जैसे क्या, एक तो संसदीय व्यवस्था हो गई, संसदीय व्यवस्था इसी संविधान से है। ब्रिटेन के संविधान से, यूके के संविधान से एकल नागरिकता भी यहीं से है, एकल नागरिकता। और इसके अतिरिक्त कैबिनेट प्रणाली भी यहीं से ली गई है। और इसके अतिरिक्त कानून का शासन भी यहीं से लिया गया है। और इसके अतिरिक्त विधायी प्रक्रिया कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, है तो और भी, लेकिन ये कुछ इम्पोर्टेंट हैं। तो ये यूके के संविधान से लिया गया है। अगला सवाल है 33वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं हो जाएगा? तो संविधान का पालन और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना भी, और प्रभुत्व की रक्षा करना और उसे बनाए रखना, ये मौलिक कर्तव्य है। और सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियाँ, ये आर्टिकल 18 के अंतर्गत की बात की गई है। तो ये ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा, चौथा। 4 नंबर इसका सही हो जाएगा। लेकिन मौलिक कर्तव्य के बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, मौलिक कर्तव्य पहले संविधान में नहीं थे, इनके लिए भाग 4 क्या जोड़ा गया और आर्टिकल 51 क्या जोड़ा गया। और ये कौन सा संशोधन हुआ था? ये हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें इनको जोड़ा गया था। इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे स्टार्टिंग में। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसमें जोड़ा गया था। और इसमें क्या है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, इनके लिए शिक्षा अनिवार्य, निःशुल्क शिक्षा
देना ये राज्य का कर्तव्य होगा, ये इसमें बात की गई है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो सामाजिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा नहीं हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है, साफ ही दिख रहा है, मतदान का अधिकार जो है ये सामाजिक नहीं है, ये राजनीतिक अधिकार है, राजनैतिक अधिकार हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 35वां सवाल हो जाएगा, भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना ये बात की गई है? तो ये बात की गई है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में दी गई है, आर्टिकल 51 में ये बात कही गई है। आर्टिकल 51 में बात की गई है, जाहिर सी बात है 36 से लेकर 51 तक ये DPSP में है। और प्रस्तावना, मौलिक अधिकार ये तो हैं ही, इनके बारे में काफ़ी बात भी हो गई है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो न्यायालय में कौन परिवर्तनीय नहीं है? तो ये हो जाएगा मूल अधिकार हो जाएगा। मूल अधिकार ये परिवर्तनीय है, सॉरी इसमें दिया है परिवर्तनीय है, तो मूल अधिकार न्यायालय में, क्योंकि परिवर्तनीय तो बाकी 3 तो परिवर्तन नहीं है न्यायालय में, लेकिन ये मूल अधिकार क्यों है परिवर्तनीय? क्योंकि अगर इनका हनन होता है, शोषण होता है, तो जो है उनके खिलाफ किसी जो शोषण करता है उसके खिलाफ न्यायालय जा सकता है, तो इसीलिए ये परिवर्तनीय है। लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना और मूल अधिकार इनको डायरेक्टली न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सरकार में हर वयस्क नागरिक का एक मत होना चाहिए तथा हर मत का एक समान लोकतांत्रिक मूल्य होना चाहिए, तो इसका खाली जगह में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लोकतांत्रिक मूल्य। अगला सवाल है, भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? तो भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। वंश के द्वारा, जन्म के द्वारा है पहला, वंश के द्वारा हो जाएगा, और हो जाएगा देशीयकरण के द्वारा है, और पंजीकरण के द्वारा है, और एक भूमि अर्जन के द्वारा है। तो ये 5 तरीके हैं इनके द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। इन सब के बारे में अलग से बात करेंगे। अगला सवाल है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका या परमादेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उसके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है? तो आधिकारिक कार्य करने के लिए परामादेश दिया जाता है, जैसे कि क्वेश्चन में भी दिया हुआ है परामादेश। ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा। अपरामादेश का मतलब है कि हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध का मतलब है मना करने के लिए, मना करना। ये थोड़ा इनका डिटेल है, वाइड भी है थोड़ा सा ही, अगर इनको पूरे डिटेल में अगर मैं बताऊंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसमें अच्छे से पढ़ना है इन चीज़ों को, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो और बनाऊंगा। अब जैसे क्या इसमें अधिकार परीक्षा है, अधिकार परीक्षा ये पहली बात तो इसमें बता दी कि आर्टिकल 32 के द्वारा ये सुप्रीम कोर्ट जो है ये पाँच प्रकार की रिटें जारी करता है, तो उनमें से 4 रिट तो यही हैं, और 5वीं एक रिट हो रहा है, इसको कहा जाता है उत्प्रेक्षा। ठीक है, अब इसमें उत्प्रेषा थोड़ी उत्प्रेषण। अब अधिकार परीक्षा है, अधिकार परीक्षा का मतलब क्या है? ये आपका क्या अधिकार है, इसका मतलब है आपका क्या अधिकार है। मतलब जैसे कोई इलीगल तरीके से किसी पद पर विराजमान है, तो सुप्रीम कोर्ट उससे पूछ सकता है कि आप किस अधिकार से हैं, आपका क्या अधिकार है इसके लिए। और बंदी प्रत्यक्षीकरण, किसी को इलीगल तरीके से किसी को गिरफ्तार किया गया, तो उसको कोर्ट में पेश करने के लिए 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना होता है, तो उसके लिए है ये बंदी प्रत्यक्षीकरण। और बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका मतलब सशरीर उपस्थित होना है। और एक इसमें 5वां में मैंने बात की थी, 5वां उत्प्रेषण है। और उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है? उत्प्रेषण का मतलब होता है पूरी तरह से सूचित करना। ठीक है, ये पूरी तरह सूचित करना होता है। तो ये 5 प्रकार की रिटें हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है? तो भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार क्या नहीं है? संपत्ति का अधिकार, ये मौलिक अधिकार नहीं है। इसको आर्टिकल 300A में रखा गया है। ये संविधान संशोधन हुआ था 44वां संविधान संशोधन था 1978 में। इसके द्वारा इसको आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19 का क्लोज 7वां था, 7वां क्लोज था, 7 क्लोज थे इसमें, इसको हटा दिया गया था और इसको 300A में ये कानूनी अधिकार बना दिया गया था इसको। अब इसमें 19 के 6 क्लोज रह गए हैं। और अगला सवाल देखेंगे अब हम। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही है? तो क्या भारतीय संविधान का भाग 4A नागरिकता से संबंधित है? तो भाग 4A तो नागरिकता से नहीं है, ये भाग 2 है नागरिकता से संबंधित। भारतीय संविधान का भाग 4 ठीक है, ये ठीक है, DPSP से संबंधित है, तो ये ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। और आगे आगे देखें हम,
तो भारतीय संविधान का भाग 3 ये मौलिक अधिकारों से है, न कि मौलिक कर्तव्यों से। और संविधान का भाग 2 ये नागरिकता से है। तो ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा इसका। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो इसके लिए देखेंगे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। तो ये बात की गई है आर्टिकल 21 के अंतर्गत। ग्राम पंचायत वगैरह ये 40 में बात की गई है आर्टिकल। अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण ये 29 में। और अस्पृश्यता यह है भाग 17 के अंतर्गत। तो अब जो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है DPSP, तो ये 36 से लेकर 51 तक है। तो 36 से 51 के बीच कौन आ रहा है, 40 आ रहा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ग्राम पंचायत का गठन है। तो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत ग्राम पंचायतों का गठन। अगला सवाल है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है। तो समानता के अधिकार से हो जाएगा पहला 14 से 18 समानता का अधिकार, और 19 से लेकर 22 तक यह स्वतंत्रता संबंधित अधिकार इसमें। और 23-24 ये शोषण से संबंधित अधिकार है, ये शोषण संबंधित है। और 25 से 28 ये धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, धार्मिक स्वतंत्रता से 25 से 28। और 29-30 जो हैं ये सांस्कृतिक व शिक्षा से संबंधित अधिकार है। और एक आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 31 को तो हटा दिया गया है। आर्टिकल 32 जो है ये मौलिक अधिकारों का उपचार है इसमें। ठीक है, अब अगला सवाल देखेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, चुनाव के दौरान मतदान करना। हालांकि दोबारा एक क्वेश्चन आ गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये नागरिक अधिकार, ये जो है मौलिक अधिकार ना होकर के ये राजनीतिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, ये राजनीतिक अधिकार है। अगला सवाल देखेंगे, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है। आर्टिकल 17 समाप्त करता है। आर्टिकल 20 में जो है वो अपराधों की दोषसिद्धि से संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, इसके बारे में भी अलग, ये अनुच्छेद का मामला है, अनुच्छेद के बारे में बात की गई है। इसके लिए अलग से पूरी इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद होंगे, लगभग 90% अनुच्छेद ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है, उनकी एक अलग से ऐसी वीडियो बनाऊंगा मैं, जो मैं सबको याद करा दूंगा। 18वां में है ये उपाधियों का अंत हो जाएगा, उपाधियों का अंत 18 के अंतर्गत। और 19 में वाक स्वतंत्रता है, वाक्य या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वगैरह इसमें दी गई है आर्टिकल 19 के अंतर्गत। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल रूप से मौलिक अधिकार था लेकिन 1978 में 44वां अभी बताया इसके बारे में, 44वां संशोधन किया था 1978 में, और इसको 300A में रख दिया गया था। यह संपत्ति का अधिकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है। तो प्राक्कलन समिति ऐसी समिति है जिसमें संसदीय समिति का राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता। इसमें 30 सदस्य होते हैं, 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। अगला सवाल हो जाएगा, मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इन्हें 42 संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया, बिल्कुल ठीक है। ये प्रकृति में गैर न्यायिक है, ये भी ठीक है। इनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51A में के अंतर किया गया है, ये भी ठीक है। संविधान में इनका समावेश अमेरिकी संविधान नहीं है, तो इसमें यही गलत हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य जो हैं तो ये रूस के संविधान से लिए गए हैं, या सोवियत संघ कह सकते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें ये उल्लेख किया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 37वां। तो 37 में ये बात की गई है कि यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं है। और 40 में जो बात की गई है वो ग्राम पंचायत व गठन से संबंधित है 40 में। और 38 में जो है सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की बात की गई है। ठीक है, और अगला सवाल देखेंगे, 50वां सवाल है, आखिरी सवाल है ये, बच्चों की शिक्षा से संबंधित अंतिम उपधारा के 2002 में मौलिक कर्तव्य के एक भाग के रूप में जोड़ी गई थी। इस संशोधन को के तहत शामिल किया गया था। तो 21A के तहत शामिल किया गया था, अनुच्छेद 21A। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। 86वां संविधान संशोधन था 2002 में। तो ये इंपॉर्टेंट 50 सवाल थे। अब आगे भी इसी तरह से सीरीज जारी रहेगी। इसमें कम से कम
300 साढ़े 300 सवाल करेंगे और इसके इन सवालों का जो उद्देश्य है वो प्रैक्टिस है, ना कि हमारे इसमें तैयारी है। प्रैक्टिस है एक तरह की, और प्रैक्टिस आपको पता ही है, प्रैक्टिस से बहुत फ़ायदा होता है।